हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अ बिग शाउट आउट टू माय डियर स्टूडेंट्स अभिनव एंड हरीशा। आपका जो मोस्ट अवेटेड वीडियो है ऑन टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देना है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल्स लेकर। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूले आते होंगे तभी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो फॉर्मूले आने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए जल्दी से पहले हम लोग सभी फॉर्मूले जो हैं उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। Q यहाँ पे है चार्ज। अगर हमें फाइंड करना है किसी टोटल चार्ज को तो चार्ज हमारे पास रहता है इक्वल्स टू Ne, जहाँ पे N रहते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं। N is the number of charged particle and E is the charge on that charged particle. Then second formula है हमारे पास करंट का। करंट I is equals to Q upon T. Then potential difference is work done per unit charge, that is W upon Q. Then हमारे पास आता है Ohm's law के according potential difference is equals to IR. R यहाँ पे हमारे पास रहती है resistance which is a constant of proportionality. इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टर इन सीरीज की, तो सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगते हैं तब उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से अगर रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हो तो उसका फॉर्मूला रहता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल किसे बोलते हैं उसका मीनिंग नहीं पता है तो वो भी मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, उसके लिए उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए ले आऊंगी। जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सा मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है, तो उन्हें सीरीज में तब बोला जाता है R1, R2, R3 को सीरीज में हम लोग तब बोलेंगे जब इनके थ्रू जो करंट है वो सेम हो लेकिन सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझ लो। 3 रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है सीरीज में तब बोलेंगे जब इनके थ्रू जो करंट है वो सेम हो लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो, डिफरेंट। मतलब R1 के थ्रू अगर मैं पोटेंशियल देखूं तो ये कुछ और आएगा, इसका वैल्यू मान लो V1 है, इसका वैल्यू V2 है, इसका वैल्यू V3 है। सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट है लेकिन जो करंट है वो सेम रहेगा। सबके थ्रू जो मान लो अगर I करंट शुरू हुआ तो सबके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी I। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस हम लोग तब बोलते हैं कि मेरे पास मान लो 3 रेजिस्टर्स हैं, इसकी रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। इन्हें मैं पैरेलल में तब बोलूंगी जब तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है। तीनों के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल V है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, सेम। किस केस में, पैरेलल में। लेकिन अगर मान लो यहाँ से I करंट आना शुरू हुआ और मैं ये पोटेंशियल की बात कर रही हूँ अक्रॉस द पॉइंट AB, ए पॉइंट पे आके जो करंट है वो 3 डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया, तो R1, R2 एंड R3 तीनों के थ्रू जो करंट है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, जो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट डिफरेंट है, इसलिए इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1/Rp दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जबकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है उसमें करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, इसलिए रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1
प्लस R2 प्लस R3। ये चीज आपको याद रखनी है। सीरीज और पैरेलल का मीनिंग जो है वो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है हीट डिसिपेटेड का। हीट का फॉर्मूला है V इक्वल्स टू H इक्वल्स टू VIT विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और ये हमारा जूल्स हीटिंग लॉ है। देन पावर की बात करेंगे। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और वी कैन से एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी। एंड पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू VI, और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू रो विच इज रेजिस्टिविटी L अपॉन A, और यहाँ से हम लोग रेजिस्टिविटी जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। तो इस तरह से ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको ये फॉर्मूले आते होंगे तब हम बड़ी ही आसानी से जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा तो फॉर्मूले रिवाइज करने आपके लिए इजी रहेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या है। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. तो देखो सिंपल सी बात बोलिए, कहते हैं आपके पास 3 रेजिस्टर हैं। मैंने अभी आपको सीरीज और पैरेलल वाला केस समझाया ना, वो चीज के अकॉर्डिंग आपके पास 3 रेजिस्टर्स है, हर एक की रेजिस्टेंस है 6 ओहम। आप इनको कैसे अरेंज करोगे कि आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 9 ओहम आए। अब देखो, अगर हम लोग सिंपल सी बात देखें, अगर तीनों को हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया तभी तो हमारा आंसर बनेगा नहीं। 6 6 6, तो ये तो 18 ओहम हो गया। तो सीरीज में लगाने पर तीनों की रेजिस्टेंस है वो 9 से बढ़ जाएगी। अगर तीनों को हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं, अगर पैरेलल में लगाएंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा 3/6, दैट विल बी 1/2। तो ये हो गया 1/RP का फॉर्मूला, तो RP हो जाएगी हमारे पास 2 ओहम। मतलब अगर तीनों हम लोग पैरेलल में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस 9 से कम हो जाएगी, तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस 9 से ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब सिंपल सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे आएगा नहीं, मतलब हमें यहाँ पे मिक्स करना होगा। अब सोच के देखो, मान लो मेरे पास जो 2 रेजिस्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो तीसरे रेजिस्टर के साथ सीरीज में हो। ये भी हमारे पास हो गया 6 ओहम, ये भी 6 ओहम, और ये भी 6 ओहम। मैं इनको कुछ नाम दे लेती हूँ। अगर मैं इनको नाम दूं, इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2, और इसको मैंने मान लिया R3। तो यहां से मेरे को क्लियर हो गया दैट R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। R2 एंड R3 क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6। 6 एलसीएम आ गया, 1 + 1 2, और ये मेरे पास आ गया 1/3। ये 1/3 वैल्यू जो है मेरे पास 1/RP की आई है। तो RP को फाइंड करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 3 ओहम। इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मेरे पास कितना है, 3 ओहम। अब ये जो 3 ओहम वाला रेजिस्टर है जो मैंने RP निकाला है, RP R1 के साथ क्या हो गया, सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर के क्रॉस लगे हुए हैं, इनके थ्रू जो करंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल दूंगी दैट RP एंड R1 आर इन सीरीज। RP और R1 जो है वो सीरीज में है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगी, RP प्लस R1। R1 का वैल्यू कितना है, 6, और RP का वैल्यू कितना है, 3। 6 + 3 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 ओहम, और यही हमारी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है।
तो ये यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपने 3 रेजिस्टर्स को, मैं सिर्फ 3 की बात कर रही हूँ, ट्रिक देने लगी हूँ 3 रेजिस्टर्स को सॉल्व करने की। अगर आपको आ जाए कि आपने 3 रेजिस्टर्स को अरेंज करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले सिंपल सा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले तीनों को सीरीज में लगा के देख लो, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो तीनों को पैरेलल में लगा के देख लो, बात बन गई तो ठीक है। अगर इन दोनों से बात नहीं बनती है, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन आपके पास और बचे, या तो आप 2 को सीरीज में लेकर तीसरे को इनके साथ पैरेलल में ले लो, 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में करके तीसरे को पैरेलल में ले लो, या फिर जैसा हमने अभी किया, एक को सीरीज में लेकर 2 को पैरेलल में कर दो। इन 4 के अलावा, इन द केस ऑफ 3 रेजिस्टर्स ओनली, सिर्फ 3 रेजिस्टर्स की बात कर रही हूँ। तो जब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 3 रेजिस्टर्स की, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास ये 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर कभी भी आपको बोला जाए कि आपको 3 रेजिस्टर्स को अरेंज करना है और मुझे इतनी रेजिस्टेंस चाहिए रिजल्ट में, तो यही पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशंस हैं। या सभी को सीरीज में लगाओ, या सभी को पैरेलल में लगाओ, 2 को सीरीज में लगाकर तीसरे के साथ पैरेलल कर दो, या फिर 2 को पैरेलल करके तीसरे के साथ सीरीज में कर दो। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, आप इनको ट्राई करो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। मैं बात कर रही हूँ 3 रेजिस्टर्स के अरेंजमेंट की, और 10th क्लास के बेसिस पे इतना आता है। 4 आगे तो उसकी पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो मतलब ये चीज तो आपने ट्राई करनी ही है, तो यहाँ से आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो ए पार्ट है हमारा, ये यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। डन, सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट्स में एक बार यस जरूर लिख दिया करो, ताकि मुझे भी लग जाए यस हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। डन। अभी इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट हम लोगों को क्या कह रहा है, ये रहा फर्स्ट का बी पार्ट। In the given circuit, calculate the power consumed in watts in the resistor of 2 ohm. 2 ओहम के रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। कहते हैं आपको कैलकुलेट करनी है पावर। पावर आप कैलकुलेट करोगे किसके अक्रॉस? 2 ओहम के रेजिस्टर के अक्रॉस। अब यहाँ पे बात बहुत ही ज्यादा समझने वाली है। देखो क्या चीज है, यहाँ पर आपको 2 रेजिस्टर्स गिवन है। मैं एक की रेजिस्टेंस को R1 और दूसरे को R2 बोल देती हूँ, और यहाँ पे मुझे पता है R1 एंड R2 क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। R1 एंड R2 क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में। सीरीज का मैंने अभी आपको बताया, सीरीज के केस में जो करंट है वो सेम रहता है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, डिफरेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, इसका मतलब जो ये 1 ओहम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का वैल्यू कुछ और आएगा, जबकि V2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कुछ और होगा। ऑल्दो हम लोगों को ये 6 वोल्ट गिवन है, ये टोटल पोटेंशियल है, दिस इज द टोटल पोटेंशियल। लेकिन R1 के थ्रू कितना पोटेंशियल है या R2 के थ्रू कितना पोटेंशियल है, ये बात हमें गिवन नहीं है। वी नो द ओवरऑल पोटेंशियल, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखो पावर के हमने फॉर्मूले क्या पढ़े, पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा P इक्वल्स टू VI। हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा, P इक्वल्स टू VI। और हमें क्या फाइंड करनी है, पावर अक्रॉस द रेजिस्टर 2 ओहम। हमें 2 ओहम के रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर है वो फाइंड करनी है। अब आपको लगेगा कि मुझे तो यहाँ पे 6 वोल्ट गिवन है, तो मैं ये 6 वोल्ट का वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकता हूँ मेरा आंसर फाइंड करने के लिए, जबकि यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। जो 6 वोल्ट का पोटेंशियल है वो पूरे सर्किट के लिए है, 2 ओहम के रेजिस्टर के लिए नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 ओहम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है हमें गिवन नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, इस v को हमें रिप्लेस करना होगा। अब v को कैसे रिप्लेस करेंगे, हमें ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है दैट v किसके इक्वल होता है, IR के। इसका मतलब P का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, V की जगह मैं फिल करूंगी IR और यहाँ पे आया I, P का फॉर्मूला बन जाएगा I² R। मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अभी आपको इतना क्लियर है दैट हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल्स टू I² R। डन। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये भी हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द पावर। पावर के लिए लगेगा I² R फॉर्मूला हम लोगों ने लगाना है, लेकिन पूरे सर्किट में कहीं भी आपको I का वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए पावर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा करंट। सो यू नीड टू फाइंड करंट दैट इज वैल्यू ऑफ I। अब हमें पता है दैट पावर इज इक्वल्स टू I² R, I हमें फाइंड करना है। ओहम लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I R, और यहां से I का फॉर्मूला बन गया V अपॉन R। अब देखो पूरे सर्किट के थ्रू पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट अपॉन R। जो रेजिस्टेंस रहेगी, अगर मेरे पास जो 6 की वैल्यू है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर होल सर्किट। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल पूरे सर्किट का लगा रही हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट की लगानी होगी। रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट कैसे फाइंड करोगे, अब इस पूरे सर्किट में मेरे पास 2 रेजिस्टर्स लगे हैं, तो यहाँ पे जो R है दैट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 क्या है, सीरीज में। R किसके इक्वल रहेगा, R1 प्लस R2 के। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। मेरे पास R1 का वैल्यू कितना है 1, मेरे पास R2 का वैल्यू कितना है 2, तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 3 ओहम। तो यहाँ पे R का वैल्यू मैं क्या फिल करूंगी, 3। इस हिसाब से मेरे पास I का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, यूनिट लगाने नहीं भूलने हैं, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो मेरा आंसर रहेगा I का वैल्यू 2A। तो करंट के यूनिट रहते हैं एम्पियर। अगर आप एग्जाम में यूनिट्स नहीं मार्क करते हो आपका आधा नंबर डिडक्ट हो जाता है, ये गलती भी नहीं करनी है। सो I हैव द वैल्यू ऑफ I नाउ। अब मुझे I मिल गया, अब मुझे पावर कैलकुलेट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे पावर किसके इक्वल हो गई, I² R। ठीक है, I का वैल्यू कितना है 2² R, और स्पेसिफिकली पावर हमें किसकी फाइंड करनी है, 2 ओहम रेजिस्टर की। तो यहाँ पे R का वैल्यू हम कितना लेंगे, 2। ठीक है, तो मेरे पास पावर कितनी आई, 8। अब पावर के यूनिट्स क्या रहते हैं, पावर इज कैलकुलेटेड इन वॉट्स, तो यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 8 वॉट। तो इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाओ, और फिर जो उसके कमी पेशी है, जो उसकी और वैल्यूज हमें फाइंड करने की जरूरत है, वो आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होती ही है, उसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। सो वी आर डन विद आवर न्यूमेरिकल। इसके 2 पार्ट्स जो है हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है use Ohm's law to determine the potential difference across 3 ohm resistor in the circuit shown in the following diagram when the key is closed। तो हमें अगेन फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V किसके अक्रॉस, 3 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे देखो 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन हमें 3 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों को नाम दे देंगे। हम इसको बोलेंगे दैट R1 इज इक्वल्स टू 2 ओहम, R2 इक्वल्स टू 3 ओहम एंड R3 इक्वल्स टू 1 ओहम। करंट की डायरेक्शन हमेशा रहती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, इसको देख के हम क्या समझ पा रहे हैं, दैट R1 R2 एंड R3। ध्यान से देखो, यहां से करंट चला, जितना भी करंट है, मान लो मेरे पास करंट का अमाउंट I है, यहां से I करंट चला R1 के थ्रू, R2 के थ्रू,
R3 के थ्रू, सबके थ्रू करंट क्या रहेगा, सेम। अगर सबके थ्रू करंट सेम है तो इसलिए हम बोलेंगे R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। R1 का वैल्यू कितना है 2, R3 का वैल्यू कितना 3, R3 का वैल्यू कितना है 1। तो ये हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है कितनी आ गई, 6 ओहम। तो मतलब इतना तो हम फाइंड कर लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, रेजिस्टेंस इन सीरीज हमारे पास आ रही है 6 ओहम। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे अक्रॉस 3 ओहम रेजिस्टर, 3 ओहम के रेजिस्टर के थ्रू। अब देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो बेटा, मुझे फाइंड करना है V का वैल्यू, उसमें लगेगा I एंड R। R क्या है यहाँ पे, R हमें स्पेसिफिकली कितना लेना है, इन दिस केस हियर वी विल बी टेकिंग द R एज 3 ओहम, क्योंकि हमें 3 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करनी है। लेकिन क्या हमारे पास I का वैल्यू है, हमारे पास I का वैल्यू नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें I का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं टू फाइंड I, V इक्वल्स टू आई आर, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है 2 और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है 6। तो हमारे पास I का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर। हमारे पास I का वैल्यू आ गया 1/3 एम्पियर। अब इस I के वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन 1 में फिल कर देंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में फिल करेंगे, V इज इक्वल्स टू I, करंट का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 1/3 और R, तो स्पेसिफिकली हमें 3 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करना था। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसल, हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस 3 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस, 3 ओहम के अक्रॉस पोटेंशियल जो लग रहा है दैट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का पोटेंशियल जो है लगेगा अक्रॉस द 3 ओहम रेजिस्टर। इस तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारी लगेगी रेजिस्टेंस इन सीरीज की, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल पूरे सर्किट का, रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट की। तो पूरे सर्किट में करंट कितना है वो हम लोग बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है an electric iron of resistance 20 ohm draws a current of 5 ampere. The heat developed in the iron in 30 seconds. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो हीट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, हीट के ऊपर क्वेश्चन आया तो हम लोग लगाएंगे जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई करंट हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, करंट कितना है 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर 25, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम लोगों को कितनी गिवन है 20 ओहम्स, और कितने टाइम के लिए 30 सेकेंड्स के लिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15,000 जूल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 15,000 जूल्स जो हीट है वो डेवलप होगी इस डेटा के अकॉर्डिंग। डन। नेक्स्ट आइए, 2 वायर्स ए एंड बी। तो 2 वायर्स की बात हो रही है, वायर ए एंड वायर बी, हैविंग द सेम लेंथ एंड डायमीटर 0.2 mm एंड 0.3 mm। अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ भी L होगा, लेकिन जो पहली वायर है रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो पहला वैल्यू A के लिए, A का जो डायमीटर है दैट इज 0.2 mm एंड B का है हमारे पास 0.3 mm। दिस इज एरिया।
ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले हम लोग बात कर रहे थे लेंथ की, लेंथ सेम है लेकिन जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनके डायमीटर्स है वो डिफरेंट है। आर कनेक्टेड वन बाय वन इन अ सर्किट, किसी सर्किट में इन्हें बारी बारी लगाया गया। विच वन ऑफ दीज टू वायर्स विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, वायर ए और वायर बी में से ज्यादा रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा। अब रेजिस्टेंस के फैक्टर देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो हम लोग वायर की बात कर रहे हैं, वायर को हम लोग सिलेंड्रिकल अज्यूम करते हैं, तो ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों की लेंथ तो सेम है, ठीक है, तो इस फैक्टर का तो कोई काम है ही नहीं, दोनों की लेंथ सेम है। अब बचा क्या हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ज्यादा तब होगी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, मतलब जिसका डायामीटर कम होगा। डायामीटर किसका कम है, वायर ए का, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा दैट वायर ए जो है, वायर ए विल प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, इसलिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा। एंड सिंस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए कम एरिया होने पर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। तो वी नीड टू जस्टिफाई आवर आंसर, इस बेसिस पे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में, तो इनका भी ख्याल रखें। नेक्स्ट आ जाइए, an electric source can supply a charge of 500 कूलम। चार्ज हम लोगों को गिवन है 500 कूलम। न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर आप गिवन जरूर लिखेंगे, दैट चार्ज क्या है 500 कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। अब देखो ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो आपको मिली एम्पियर को एम्पियर में लेके जाने के लिए 25 को 1000 से डिवाइड करना होगा, तब ये एम्पियर में जाएगा। यूनिट्स सभी एसआई यूज करने हैं। फाइंड द टाइम इन विच इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। हमें टाइम फाइंड करना है जिसमें ये डिस्चार्ज हो जाए। QINT सिंपल फॉर्मूला, हमें पता है दैट करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब टाइम जो हमें निकालना है वो किसके इक्वल हो गया, Q/I, क्योंकि चार्ज कितना है और कितना करंट इसके थ्रू पास कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास 500 कूलम्स, और I का वैल्यू कितना है 25 बाय 1000, ऊपर चला जाएगा 1050 या 20 पे 20,000 सेकेंड, 20,000 सेकेंड्स लगेंगे इसको डिस्चार्ज होने में। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है, बस ये है डरना नहीं है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो, अब बड़ी ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये सभी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल। यहाँ पे हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, 4 सेल बोले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक सेल बनता है, ऐसे हमें 4 लगाने हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये 4th सेल। हमने 1.5 वोल्ट के 4 सेल लगाए हैं, मतलब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। करंट चलता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद a 5 ohm, a 10 ohm and a 15 ohm resistor and a plug key all connected in series। 3 रेजिस्टर्स बोले हुए हैं, एक 5 ओहम, दूसरा 10 ओहम और तीसरा 15 ओहम। ये सभी
सीरीज में लगे हुए हैं विद द स्विच, और वी कैन से द प्लग की। करंट जा रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है इसका। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। करंट का वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करना है कि कितना करंट जो है यहां से फ्लो कर रहा है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है हमारे पास करंट का फॉर्मूला? V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे हमारे पास करंट I किसके इक्वल हो जाएगा? V अपॉन R के। R है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सभी रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी इन सीरीज। तो अब रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू कितना है? 5, फिर 10, फिर 15, और ये हमारे पास कितना आ गया? 30 ओहम। ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में हमारे पास जो रेजिस्टर लगे हैं ये हो गए 30 ओहम, इनकी मिला के रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी फाइंड कर लेते हैं करंट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। I इक्वल्स टू V, टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट का, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? 30 ओहम्स, और ये हमारे पास आ गया 1/5 एम्पियर। 1/5 एम्पियर जो है करंट पास कर रहा है थ्रू द होल सर्किट। पूरे सर्किट के थ्रू करंट कितना हो गया? 1/5 एम्पियर। अब जो हमें इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओहम रेजिस्टर। सिर्फ 10 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। V का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओहम रेजिस्टर ओनली। करंट तो हमने फाइंड कर लिया 1/5। अब रेजिस्टर कितना है, कितनी रेजिस्टेंस है रेजिस्टर की? 10 ओहम। 5 इंटू 2, ये 10 हो गया। तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल जा रहा है दैट इज ओनली 2 ओहम। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट की टोटल करंट कितना है? 1/5 एम्पियर, और सिर्फ 10 ओहम के रेजिस्टर के थ्रू रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओहम। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम, ये भी 2024 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है, 4 सेल लगाने हैं, वोल्टेज गिवन है, देन 3 रेजिस्टर है, ये भी सीरीज में है। यस, इट्स कॉमन जैसा हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 ओहम रेजिस्टर है ना प्लग की, ये सब कुछ लगा हुआ है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है पुट एन एमीटर करंट मेजर करने के लिए एंड अ वोल्ट मीटर अक्रॉस 16 ओहम। मतलब अब जब डायग्राम बनाओगे 3 रेजिस्टर लगाए, ठीक है, एक को रेजिस्टेंस कितना दिया? 2 ओहम, दूसरे को 6 ओहम, और तीसरे को 16 ओहम। 16 ओहम के अक्रॉस सिर्फ आपको वोल्ट मीटर लगाने के लिए बोला है। तो इस तरह से आप 16 के अक्रॉस जो है वो वोल्ट मीटर लगा दोगे। बाकी तो सिंपल ही है, 4 सेल लगा दिए, साथ में एक प्लग की हो गई। ये लो जी, बस देखते देखते आपके पास ये सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके देखो खुद। अब मीटर की रीडिंग मतलब आपको करंट बताना है, वोल्ट मीटर मतलब आपको पोटेंशियल बनाना है। तो पोटेंशियल, ये वोल्ट मीटर लगा किसके अक्रॉस हुआ है? 16 के अक्रॉस। तो उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे जैसे हमने पीछे 10 के केस में किया। जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट्स में बताओ सॉल्व हुआ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट्स। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, यहाँ पे हमें पावर गिवन है 1100 वॉट, ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 220 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम देखो P लगा है, V लगा है। अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर किसके इक्वल होती है? P इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, P इज इक्वल्स टू VI। अब हमें I तो पता नहीं है, I हमें गिवन नहीं है, तो इसको ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ओहम्स लॉ हमें क्या बोलता है? दैट V इज इक्वल्स टू IR
इसका मतलब जो आई है किसके इक्वल हो गया, v अपॉन आर के। तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v अपनी जगह पे और आई की जगह पे हम लोग लगा देंगे v अपॉन आर। हमारे पास फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या आया, P इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन आर। ये चाहिए हमें फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, मतलब R किसके इक्वल हो गया, V स्क्वायर अपॉन P के। R किसके इक्वल हो गया, V स्क्वायर अपॉन P के। अब पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 220। 220 का हम लोग लेंगे स्क्वायर और पावर कितनी गिवन है हम लोगों को, 1100। बड़ा मजा आता है ना ये जीरो के साथ जीरो कट करने में। पहले ये करो, देन ये गया 2 पे और ये 22 इंटू 22 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास 44। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 44 ओहम। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर पार्ट 1। अब जो हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें हमें क्या बोला है, द करंट ड्रॉन बाय इट, और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस आ गई, अब करंट को फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, V है R है तो I आप फाइंड कर सकते हो। तो करंट ड्रॉन I किसके इक्वल है, V अपॉन R के। V का वैल्यू हम लोगों को गिवन है 220, R हमने अभी फाइंड कर लिया 44, और ये गया आपके पास, तो करंट आ गया इसमें 5 एम्पियर। कटिंग तो आती है। ये गया यहाँ पे 220, 10 पे 44, 2 पे 2 और 5, ये आ गया 5 एम्पियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब देखो आप खुद समझ पा रहे हो ना इस चीज को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूले आना। तो सबसे पहले फॉर्मूले करो, फॉर्मूले करने के बाद अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हो, जो डायग्राम रिक्वायर्ड है डायग्राम बनाते हो, तो बड़ी ही आसानी से न्यूमेरिकल्स जो है आपके निकल जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी आपको लगता है कि आपको किसी न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे उसका स्टेटमेंट कमेंट्स में लिख दो, मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर ऐसे आना है बेटा, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहां से नहीं पता चल रहा है मुझे पूछ लीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को समझ पाए हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने टॉपिक्स जो आपको लगता है एग्जाम के सामने आपको समझने हैं, मुझे कमेंट्स में बताते रहिए। मैं कॉन्स्टेंटली सभी बच्चों के कमेंट्स जो है वो देख रही हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी।